हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी ट्री या बिहार एसएससी या बिहार सचिवालय, तो उन सभी एग्ज़ामों में ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एग्ज़ाम में जो है ना इस टॉपिक से जो है ना एक न एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, टॉपिक का नाम है कि भारत एक दृष्टि में। ठीक है, तो सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ पे है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर भारत की अवस्थिति की बात करें कि भारत जो है मैप में कहाँ स्थित है, तो देखिए मैप पर जो है दो तरह की रेखाएं खींची होती है, एक खड़ी लाइन होती है और एक क्षैतिज लाइन होती है। तो क्षैतिज लाइन को बोला जाता है अक्षांशीय रेखा और खड़ी लाइन को बोला जाता है देशांतरीय रेखा। तो क्षैतिज लाइन जो होती है ये पूरे मैप को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और देशांतरीय रेखा ये भी जो है ना पूरे मैप को दो भागों में बांटता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो भारत हम लोग का जो है ना यहीं पर स्थित है। ठीक, यानी कि उत्तरी गोलार्ध अगर अक्षांशीय रेखा से बात किया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखा के पूरब में है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि आकृति। तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। आप देख सकते हैं यहाँ मैप में कि यहाँ पे एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पर और एक यहाँ पे। अगर पूरा को मिला दे तो एक चतुर्भुज के जैसा आकृति बनेगा। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का जलवायु जो है मानसूनी है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस सभी चीज़ों को याद रखना है। आगे है क्षेत्रफल। तो भारत की क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल जो है भारत की कुल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी अगर याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? पूरे विश्व का जो है क्षेत्रफल का भारत का जो एरिया है कितना क्षेत्रफल है? तो 2.24% है। इस डाटा को याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में भारत का स्थान जो है 7वें नंबर पे है। यानी कि भारत क्षेत्रफल के आधार पे जो है ना 7वां नंबर पे है। भारत से जो है 6 बड़े बड़े और भी देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा है। एशिया में दूसरा। एशिया में अगर पहला पूछा जाए तो क्या होगा? चीन होगा। क्षेत्रफल के अनुसार 7 बड़े देश। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये 7 देश हैं जो एक क्रम से है। सबसे बड़ा देश जो है रूस है, रूस के बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है, चौथे नंबर पर अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर अपना देश भारत आता है। ठीक है, तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। कभी कभी जो है इसको सजाने के लिए दे देगा, 4 देश दे देगा और उसको जो है ना उलट पलट कर इधर उधर करके लिखेगा और कहेगा कि ये कौन जो है सीक्वेंस में है, बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक, तो इसको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है कि रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक के मदद से 7 देश को आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे रुक में क्या है? रू व क है, तो रू से मतलब हो गया रसिया और क का मतलब हो गया कनाडा। चीन तो चीन है ही। और अब में अ आया है, अ का मतलब हो गया अमेरिका और ब का मतलब हो गया ब्राज़ील। और आया से होता है ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा तो यहाँ पे आ है और लास्ट में या है, तो आया से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से जो है ना आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा
तो आपको आसानी से ये परमानेंट याद हो जाएगा। चलिए आगे है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सबसे अधिक जो है ना हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा को। और सबसे बड़ा जनजाति, भारत की सबसे बड़ा जनजाति क्या है? भील जनजाति है। और दूसरे नंबर पर आता है गोंड जनजाति। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी बार बार रिपीट होते रहता है कि भारत की बड़ी जनजाति क्या है? तो भील। और दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति है। भारत की मुख्य भूमि का जो है ना अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये आप देख भी सकते हैं मैप में। देखिए ये है भारत का मैप। और अक्षांशीय रेखा किसको बोला जाता है? जो क्षैतिज रेखा होता है। तो देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ये वाला रेखा जो है ना क्षैतिज है, ये क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये 8 डिग्री से भारत का जो है ना सीमा शुरू होता है। और ऊपर में देखिएगा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पे है 36 डिग्री। ठीक है, लेकिन 36 से थोड़ा सा ऊपर है तो 37 दशमलव कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। और भारत की अगला है भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार मतलब देशांतरीय रेखा जो है ना रेखा में इसका विस्तार क्या है? तो देख लीजिए खड़ी लाइन को देशांतरीय रेखा बोला जाता है और एक इधर खड़ी लाइन है। तो ये दोनों देशांतरीय रेखा है। आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये दोनों रेखा के बीच में जो है भारत अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि द्वीप सहित। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक अंडमान निकोबार द्वीप है जो भारत का ही हिस्सा है। तो अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे वाला लाइन से शुरू होता है और यहाँ पे देखिए नीचे वाला लाइन के पास में लिखा हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उस राज्य का नाम क्या है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। ठीक, अब इस कर्क रेखा जिस जिस राज्यों से होकर गुजरती है उन सभी राज्यों को याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि मित्र पर गमछा झार। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ये तो सीक्वेंस वाइज जो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन ट्रिक के आधार पर ये नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मित्र पर गमछा झार। तो मी का मतलब हो गया मिजोरम, त्र का मतलब हो गया त्रिपुरा, पर में प का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, और र का मतलब राजस्थान, गमछा में ग से हो गया गुजरात, म का हो गया मध्य प्रदेश, और छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो आपको इस तरह से ये 8 स्टेट का नाम जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ना मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई है और सबसे कम
राजस्थान में है। चलिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो भारत से अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई को मापा जाएगा तो ये टोटल 3214 किलोमीटर है। जैसे मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये है भारत का मैप। अगर इसको उत्तर से दक्षिण, यहाँ से ये वाला जो लाइन है यहीं उत्तर से दक्षिण है, तो अगर इसको मापिएगा तो ये 3214 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 3214 किलोमीटर। और यहीं अगर पूरब से पश्चिम की बात किया जाए, पूरब से पश्चिम, तो पूरब यहाँ से यहाँ शुरू होता है, ठीक है। तो ये 2933 किलोमीटर होगा। कितना? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है, तो कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में बांटती है, ठीक है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग कितना है? तो भारत का चाहे अक्षांशीय विस्तार हो या देशांतरीय विस्तार हो, दोनों का अंतर जो है कितना है? 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है ये 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो इसको घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री आएगा, और 68 से 97 डिग्री है, ठीक है। तो इसको भी घटाइएगा तो 30 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार का भी अंतर 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार का भी अंतर 30 डिग्री है। चलिए आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में अंतर होता है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सूर्योदय में जो अंतर होता है 2 घंटे का होता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और उसके 2 घंटे के बाद जो है सूर्योदय कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। आगे देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो भारत में पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है कितना है? 2933 किलोमीटर। ये आपको पहले ही दिखा चुके हैं मैप में। अब आगे आता है कि भारत का जो है ना पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत के पूर्वी बिंदु को किबिथु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको ऐसे भी पता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही किबिथु है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और भारत का पश्चिमी अगर राज्य पूछ लिया जाए तो क्या होगा? गुजरात होगा। और उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, ठीक। आगे है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी है, या इसी का और नाम है केप कोमोरिन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और भारत का दक्षिणी अगर राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु होगा, और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और इसी का दूसरा नाम केप कोमोरिन है, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या होगा? तो इंदिरा पॉइंट होगा। और इसी का दूसरा नाम पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। तो दोनों नाम याद रखना है, कभी कभी दोनों नाम देकर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप मैप में देख भी लीजिए। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे क्या है? किबिथु है। और उत्तर में क्या है? इंदिरा कौल है। और पश्चिम में क्या है? तो गुहार मोती है। और यहाँ पे सबसे अगर दक्षिणी की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? तो जो दक्षिणी बिंदु है, भारत की दक्षिणी बिंदु, ठीक है, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा क्या होता है? तो वहीं अक्षांशीय रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरता है उसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे में भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर में भारत स्थित है। तो भूमध्य रेखा से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 876 किलोमीटर की दूरी से जो है भारत की सीमा स्टार्ट होती है। आगे है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये जो है ये जितना हरा वाला पार्ट दिख रहा है ग्रीन, तो ये सब समुद्रीय सीमा है, ये सब समुद्रीय सीमा है। लेकिन स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर और इस तरह से ये सब जो है स्थलीय सीमा है। तो अगर इस स्थलीय सीमा की माप की जाएगा तो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर होगा। आगे है मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या है। तो मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, और द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना होगा, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है। जैसे ये जो है ये मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है। लेकिन अगर द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, तो इसके तट को भी शामिल कर लिया जाए और यहाँ पे एक लक्षद्वीप है, इन दोनों द्वीपों के अगर तटीय रेखा की लंबाई को शामिल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। कितना होगा, 7500 यहाँ पे 16 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है आपका समुद्र। ठीक है, तो इससे लगने वाला राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए गुजरात है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, एक यहाँ गोवा है, उसके बाद ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो इसको काउंट कीजिएगा, तो काउंट करके देख लीजिए एक बार, ये 1 2 महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5 और एक केरल 6, उसके बाद आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो इस तरह से पूरा 9 राज्य है जो समुद्र से अपना सीमा साझा करता है। सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एक बार आप मैप से जो है ना इस चीज़ों को देखिए। मैप से देखने के बाद जो है ना क्लियर हो जाता है और कुछ चीज़ें जो है ना आपको याद आ जाता है। ठीक है, आप एग्जाम में रहिएगा, मैप आपके दिमाग में रहेगा तो आप छांट भी सकते हैं। अगर बोल दे कि इनमें से कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, तो आपके मैप में जो है ना ये स्टेट झलक जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेट बीच में, आप कोई बीच का ही स्टेट दे दे, जैसे बिहार दे दे, तो आपको लगेगा कि बिहार तो ऊपर में है, समुद्र से अपना सीमा साझा नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको अगर मैप से देखते हैं तो क्या होगा कि अगर याद नहीं भी है तो आप आंसर जो है पकड़ सकते हैं। चलिए आगे है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, यानी कि गुजरात की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। गोवा का जो है ना बहुत कम ही एरिया है जो समुद्र से लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है ना एरिया किसका समुद्र से लगा हुआ है, तो गुजरात का। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित अगर राज्य पूछा जाए तो क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे है प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य। ठीक है, तो पहला तो गुजरात है जो अपना सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ शेयर करता है, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। नगरीकृत का मतलब होता है जहाँ पे अधिक शहर हो, गांव के अपेक्षा शहर की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो है गांव है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य क्या है, तो मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जो है वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है क्या है, हरियाणा है। सबसे कम वन कहाँ पे है, हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मानसीन राम कहाँ पे होती है,
मासिनराम ये कहाँ पे है, मेघालय में है। और न्यूनतम वर्षा तो लेह लद्दाख में जो है लेह, वहाँ पे सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। और मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे ठंडा स्थान क्या है, तो द्रांस, ये भी कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। तो लद्दाख के द्रांस में सबसे ज़्यादा जो है ठंडी पड़ती है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में देख लीजिए कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। और बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका को ही देकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। तो जो भी भारतीय उपमहाद्वीप में देश है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्राचीन भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप है। ठीक है, भारत का प्राचीन नाम क्या है, आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप, याद रखना है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय लोग जो है किस प्रजाति से संबंधित है, तो काकेशियाई या काकेसाइड। ठीक है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, किसने कहा था, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। और यूनानियों ने क्या कहा था, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। ठीक है, तो ईरानी और यूनानी ये दो नाम आता है और हिंदुस्तान और इंडिया आता है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होते रहता है कि ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था कि इंडिया कहा था। तो देखिए ईरानियों में ई आ रहा है और इंडिया में ई आ रहा है, तो ई का मैच ई से नहीं करेंगे। अगर दोनों में ई होगा तो जो है ना उसको छांट देंगे। ठीक है, तो ईरानी ने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। और यूनानी ने क्या कहा था, इंडिया कहा था। ईरानी में ई आ रहा है तो आपको इंडिया आंसर नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईरानियों ने भारत को क्या कहा था, तो ईरानी में ई आ रहा है, इंडिया में ई आ रहा है, तो ई का मैच नहीं कराना है। ईरानी ने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। बाकी जब एक आप पहचान लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। भारत के उत्तर में स्थित है, तो भारत के उत्तर में कौन कौन देश है, नेपाल है, भूटान है और चीन है। 3 गो देश है जो भारत के उत्तर में। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं मैप में। देखिए यहाँ पे नेपाल है और ये वाला चाइना है और यहाँ पे भूटान है। तो ये तीनों देश कहाँ पे है, भारत के उत्तर में है। इसी तरह अगर दक्षिण में देखिएगा तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा और हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका देश है और बाकी हिंद महासागर है। ठीक है, और भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो पूर्व में देखिएगा तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्व में 2 देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है और अरब सागर है। ठीक है, तो याद रखना है भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और अरब सागर है। और पूर्व में क्या है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, भारत के पूर्व में। और अरब सागर कहाँ है, तो भारत के पश्चिम में। एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, तो कौन सा देश है, भारत है। भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। और उस महासागर का नाम क्या है, तो हिंद महासागर। शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो हिंद महासागर को क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। और हिंद महासागर का दूसरा नाम क्या है, रत्नाकर है। तो ये नाम भी याद रखना है कि हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता है, रत्नाकर के नाम से। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो है ना अरब सागर कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों पूरा को हम लोग हिंद महासागर ही बोलते हैं। जैसे दिखा देते हैं एक बार, ये जो भी ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये सब जो है ये सब क्या है, ये हिंद महासागर है। तो भारत के जो
पश्चिम में है इसको अरब सागर बोला जाता है, और भारत के जो पूरब में है इसको बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापी जाती है। तो भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापी जाती है कहाँ से? तो चेन्नई के समुद्र तट से। ठीक है, याद रखना है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो मापी जाती है चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। और उत्तरी राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ राज्य की बात कर रहा है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए मैप में। देखिए यहाँ पे सबसे पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात है। तो आपको जो भी चीज़ है मैप पर देख कर ही पढ़ना है। अगर देखिएगा तो ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, सबसे पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात है। और उत्तर में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो राज्य हिमाचल प्रदेश है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो सबसे उत्तर में क्या है? लद्दाख है। और नीचे देख लीजिए दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आगे देखिए, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? लद्दाख। और तथा सबसे दक्षिणी भाग क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, और सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारत के मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको मानक समय रेखा भी बोला जाता है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पे आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 3 गो तो इसमें प्रदेश है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आप आसानी से याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये तो याद हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालिएगा तो याद हो जाएगा। और उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 2 गो को याद रखना है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य है जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं जो है होकर गुजरती है। मैप में दिखा भी देंगे हम आपको। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में अंतर है। तो वही चीज़ है, 2 घंटा का पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के बीच में समय का कितना अंतर है? तो 2 घंटे का। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे के बाद में गुजरात में सूर्योदय होता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। तो कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। तो आइए एक ही बार देख लेते हैं कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को काटती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देख लीजिए, कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो काउंट कर लीजिए, 1 हो गया मिजोरम,
दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया वेस्ट बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो देखिए ये इस तरह से गुजरती है। तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। तो और ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में ही एक दूसरे को, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को सूरजपुर में आकर मिलती है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक बार कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये लाल वाला ये हो गया आपका मानक समय रेखा और ये हो गया आपका कर्क रेखा। तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे है, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगा है। और सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। किसकी है, पश्चिम बंगाल की। राज्य में सबसे लंबी सीमा किसकी है, पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो ये पुडुचेरी एक जगह नहीं है, इसका जो है ना ये 3 टुकड़ा में है। और एक भाग आंध्र प्रदेश में है, दूसरा भाग तमिलनाडु में है और तीसरा भाग केरल में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुडुचेरी का जो भाग है वो किस किस राज्य में है या किस राज्य में नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और एक और कोई स्टेट का नाम दे देगा तो आपको छांटना होगा। ठीक, आगे देखिए, भारत में कुल 19 राज्य स्थल रुद्ध है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य है जो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। ठीक, मतलब कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता, उसके किनारे कोई भी समुद्र नहीं हो। तो ऐसा जो है 19 राज्य है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, उसके वो कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। और कितने स्थल रुद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो 6 ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब किसी दूसरे देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो ऐसा कौन कौन सा राज्य है, 6 राज्य, मतलब 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देख लीजिए हरियाणा है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। हरियाणा के बाद आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया 2 गो, छत्तीसगढ़ हो गया 3 गो, उसके बाद ये तेलंगाना हो गया 4 गो और ये झारखंड हो गया 5 गो। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलता है, मतलब किसी दूसरे देशों के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो ये 5 राज्य हो गया। और एक यहाँ पे हो गया न्यू दिल्ली। क्या हो गया, न्यू दिल्ली। ये क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी भी दूसरे देश से अपने सीमा को साझा नहीं करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली। ठीक है, तो 5 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो अपना सीमा जो है किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है ना 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्री मील है। तो जल सीमा तट की अगर बात किया जाए तो 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का जो है पूरा अधिकार है। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ 1 समुद्री मील कितने के बराबर होता है, तो 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है।
और भारत का संलग्न क्षेत्र जो है 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत क्या कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ना 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत जो है सागरीय जीवों एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अगर भारत को कोई अनुसंधान करना हो, किसी चीज़ का परीक्षण करना हो, ठीक है, तो वो जो है ना 200 समुद्री मील तक आगे जाकर जो है अपना परीक्षण कर सकता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गॉडविन ऑस्टविन या इसी को K2 के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा जो है ना शिखर है। ठीक है, ये है कहाँ पे, तो लद्दाख में, लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में है। और धनुषकोडी ये जो है भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर है। ठीक है, तो धनुषकोडी जो है ना भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। अब इसके अगले लेक्चर में इससे जितने भी प्रश्न हैं MCQ के रूप में करा देंगे, तो आप लोग का जो है ना एक बार MCQ लगा लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आपसे कितना बन रहा है और कितना छूट रहा है। तो एक बार सबसे पहले इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगा लीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।